कैंडिड अमन, कहानियों का रंगमंच। पिछले पार्ट में आपने सुना एसआर के चेहरे पर गुस्सा और तनाव साफ दिख रहा था। उसने बेरुखी से वेदिका से मुंह मोड़ा और घर के लिए निकल गया। मासी जी दोनों के बीच की दूरियां मिटाने के लिए करवा चौथ पर कुछ खास प्लान करने की सोच रही थी। उधर एसआर को कॉल पर खबर मिली कि उसका दुश्मन पकड़ लिया गया है। एसआर फौरन गोदाम पहुंचा, जहां बंधे शख्स को देखकर एसआर का गुस्सा बेकाबू हो गया। उसने उस शख्स की खातिरदारी करने के लिए कहा तो उस शख्स ने एसआर को बताया कि ये सब करने के लिए उसे एक शख्स का कॉल आया था। नाम जानने के लिए एसआर चेहरे पर बेचैनी लिए उसकी तरफ देख रहा था। अब आगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल कैंडिड अमन सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी जान जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। आगे कुछ खास कहानियां, कुछ खास चीजें हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। हमने प्लान किया है और हम धीरे धीरे वो चीज या वो प्लान जो है वो आपके सामने रिवील करेंगे। ठीक है, कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और साथ मिलकर इस कहानी को एंजॉय करो। एसआर का गुस्सा चरम पर था, लेकिन उसने खुद को काबू में रखते हुए वेदिका को कोई सजा नहीं दी। वो तैयार होकर बिना कुछ कहे घर से निकल गया। मासी जी ने उसे रोककर सवाल किया, लेकिन एसआर ने उन्हें टाल दिया। स्वयं की मासूमियत ने एसआर के गुस्से को थोड़ा हल्का कर दिया, लेकिन वेदिका के झूठ का असर उसके दिल पर साफ झलक रहा था। ऑफिस जाते समय एसआर को फोन पर खबर मिली कि उस पर और उसके परिवार पर हमला करवाने वाला शख्स पकड़ा जा चुका है। एसआर ने सख्त हिदायत दी कि उसे जिंदा रखा जाए, क्योंकि उसे उससे हर सच उगलवाना था। एसआर जानता था कि यह मामला सिर्फ उस पर नहीं बल्कि वेदिका और अंबर को भी टारगेट करके किया गया था, और अब यह मामला व्यक्तिगत बन चुका था। गोदाम में पहुंचकर एसआर ने आरोपी का सामना किया। शख्स ने डर के मारे चुप्पी साध रखी थी, लेकिन एसआर की सख्त निगाहें और धमकियों ने आखिरकार उसे बोलने पर मजबूर कर दिया। कांपते हुए आरोपी ने कबूल किया कि उसने ये सब पैसे लेकर किया था और ये साजिश राहुल गुप्ता ने रची थी। एसआर के चेहरे पर संतोष की हल्की मुस्कान थी। उसे अब पता चल चुका था कि उसके दुश्मन का अगला कदम रोकने के लिए उसे क्या करना होगा। उसने ठंडी लेकिन आत्मविश्वास भरी आवाज में कहा, अब तुम्हारा सच मेरे काम आएगा। एसआर के सामने बैठा वो शख्स हिचकिचा रहा था। उसके होंठ कांप रहे थे, जैसे नाम लेने में उनकी जान निकल रही हो। एसआर ने अपनी कुर्सी को उसके थोड़ा और करीब खिसकाकर उसकी आंखों में झांकते हुए बेहद सख्त आवाज में कहा, मैंने पूछा नाम क्या है उसका? उस शख्स ने डरते हुए कहा, सर प्लीज, वो मेरी फैमिली को मार देंगे। एसआर ने अपनी आंखें बंद की, जैसे अपने अंदर के गुस्से को कुछ देर के लिए दबाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली उसमें वही सख्ती और कोल्डनेस थी। एसआर ने अपनी बगल में खड़े एक आदमी की तरफ इशारा किया, इसकी फैमिली का पता लगाओ, वो इसकी फैमिली को खत्म कर देगा। ये खौफ मुझे डालना है इसके दिमाग में, फिर देखना कैसे तोते की तरह जुबान खुलती है इसकी। एसआर का लहजा इतना सख्त था और कड़ा था कि कमरे में मौजूद सभी लोग उसकी ओर देखने लगे। ऑर्डर देने के बाद उसने अपनी जैकेट उतारी और अपनी शर्ट की बाजू ऊपर चढ़ाई। वो शख्स एसआर के इस मूड को देखकर और भी कांपने लगा। एसआर के पास रखे एक लोहे की रॉड को वो उठा लेता है। वो जानबूझकर वहीं रखी गई थी। उसने रॉड को अपनी उंगलियों में घुमाते हुए कहा, मुझे नाम चाहिए। किसने भेजा था तुझे? किसके इशारे पर मेरी फैमिली को टारगेट किया था तूने? हाँ, या फिर मैं खुद अपने तरीके से निकलवाऊं सब कुछ? उस शख्स ने घबराकर कहा, सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं कुछ भी नहीं जानता। एसआर ने एक जोरदार ठहाका लगाया, लेकिन उसकी हंसी में गुस्से और पागलपन की साफ झलक नजर आ रही थी। उसने अपनी जगह से उठते हुए कहा, तुझे लगता है कि मुझे बकवास सुनने में कोई दिलचस्पी है? चल, तेरी जुबान नहीं चलती ना, तो शायद तेरी हड्डियां ही सच बोलते। एसआर ने लोहे की रॉड को उठाकर टेबल पर इतनी जोर से मारा कि उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। वो शख्स अपनी कुर्सी पर हिल गया और डर से कांपने लगा। एसआर उसकी ओर झुकते हुए धीमे लेकिन कड़े लहजे में बोलता है, ये तेरे लिए आखिरी मौका है, नाम बता, वरना तू इस कुर्सी से अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। उस शख्स की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपते हुए कहा, सर मैं सच बोलता हूं, मुझे उस आदमी ने पैसे दिए थे सर, वो मुझसे फोन पर बात करता था, उसका नाम विक्रम है। एसआर ने उसे घूरते हुए कहा, पूरा नाम और बाकी सब डिटेल्स चाहिए मुझे अभी। क्या नंबर है जिससे वो तुझे कांटेक्ट करता था और क्या इंस्ट्रक्शन देता था वो तुझे? वो शख्स और भी डर गया और जल्दी जल्दी बोलने लगा, विक्रम मेहरा,
वो वही सब कुछ प्लान करता था। उसने मुझे पैसे दिए और कहा कि आपको और आपकी फैमिली को खत्म करना है। मुझे नहीं पता था कि ये सब इतना बड़ा मामला बन जाएगा। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैं और कुछ भी नहीं जानता। एसआर ने उसकी बात सुनते हुए ठंडे लहजे में कहा, विक्रम मेहरा, तो ये खेल अब समझ में आ रहा है मुझे। एसआर ने अपनी फोन को जेब से निकाला और एक नंबर डायल किया। फोन उठाते ही उसने कहा, विक्रम मेहरा की पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे। उसके हर मूवमेंट की रिपोर्ट मुझे 2 घंटे के अंदर चाहिए। और हाँ, इस बार गलती की गुंजाइश मत रखना। जहां तक मुझे पता है, ये विक्रम मेहरा शौर्य गिल का खास आदमी है। मुझे बस इस बात की कंफर्मेशन चाहिए। फोन रखते ही एसआर ने उस शख्स की ओर देखा और कहा, तेरी किस्मत अच्छी है कि तूने सच कबूल लिया, लेकिन अगर ये झूठ निकला तो याद रखना, संकल्प रायचंद को अपनी बात मनवाने का तरीका बहुत अच्छे से आता है। एसआर ने अपनी रॉड को टेबल पर वापस रखा और बाहर निकल गया। उसके कदमों में वो कॉन्फिडेंस था जो किसी बड़े फैसले का संकेत दे रहा था। उसने खुद से कहा, विक्रम, अब तेरी बारी है। जो तूने मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उसकी कीमत तुझे चुकानी पड़ेगी। बस एक बार तू मेरे हाथ लग जा। एसआर उस जगह से बाहर निकल चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर नफरत और नाराजगी साफ झलक रही थी। उसकी गाड़ी सड़क पर दौड़ रही थी, लेकिन उसका दिमाग कहीं और था। शौर्य गिल का नाम बार बार उसके दिमाग में गूंज रहा था। शौर्य गिल। एसआर ने बुड़बुड़ाया। वो जानता था कि यह नाम किसी मामूली आदमी का नहीं है। एसआर और शौर्य के बीच की जो दुश्मनी थी वो पुरानी थी, लेकिन उसकी वजह अब तक एसआर की जिंदगी को परेशान कर रही थी। एसआर के चेहरे पर गुस्सा और नफरत, एक अजीब सी चमक थी उसके चेहरे पर। एसआर ने खुद से कहा, अगर वही इस सब के पीछे है तो इसे अब खत्म करने का वक्त आ गया है। इधर घर का माहौल बिल्कुल अलग था। मासी जी ने एसआर और वेदिका की पहली करवा चौथ को खास बनाने के लिए मेहंदी का बड़ा फंक्शन रखा था। पूरा हॉल सजावट और रंग बिरंगे फूलों और लाइट से सज चुका था। ढोल की आवाज और गीतों की धुन हर तरफ गूंज रही थी। महिलाएं मेहंदी लगवाने में व्यस्त थी और मासी जी सब कुछ संभालने में जुटी हुई थी। वेदिका के चेहरे पर हल्की उदासी थी। वो जानती थी कि एसआर की नाराजगी अभी खत्म नहीं हुई है। उसने फंक्शन से बचने का बहाना बनाया और मासी जी से कहा, मासी जी, मैं फ्रेश होकर आती हूँ, बस 20 मिनट। मासी जी ने बिना किसी सवाल का जवाब दिए उसे जाने दिया। वेदिका अपने कमरे में आई और उसने एक बार इधर उधर नजर दौड़ाई और फिर दरवाजे को अंदर से लॉक कर लिया। एसआर अभी भी घर पर नहीं था और जल्दी आने की उसे कोई आसार भी नजर नहीं आ रहे थे। वेदिका ने खुद से कहा, यही सही वक्त है। वो जल्दी जल्दी वॉशरूम में गई और ऊपर शेल्फ से एहतियात से वो फोन उतारा जिसे उसने वहां छिपाया हुआ था। फोन को हाथ में पकड़ते हुए उसकी धड़कनें तेज हो गई। उसने धीरे से फोन को स्विच ऑन किया। फोन ऑन होते ही उसकी नजर स्क्रीन पर टिक गई। वो बेसब्री से सिग्नल आने का इंतजार कर रही थी। फोन में पहले से ही एक सिम मौजूद थी। सिग्नल आने में कुछ सेकंड्स का समय लगा, लेकिन वो पल वेदिका के लिए काफी भारी था। जैसे ही फोन में सिग्नल आया, वेदिका ने जल्दी से अपने डैड का नंबर डायल किया। ये नंबर उसे मुंह जबानी याद था। उधर उसके डैड के लिए ये कॉल किसी अनजान नंबर से आ रही थी। उन्होंने कुछ सेकंड्स के लिए फोन को घूरा, लेकिन आखिरकार उन्होंने कॉल उठा ही ली। हेलो। एक भारी आवाज दूसरी तरफ से आई। वेदिका ने गहरी सांस लेते हुए कहा, डैड, मैं हूं वेदिका। दूसरी तरफ एक पल के लिए खामोशी छा गई। फिर उनकी घबराई हुई आवाज आई, वेदिका, तू ठीक तो है ना बेटा? ये कौन सा नंबर है और तेरे पास फोन कहां से आया? वेदिका की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, डैड, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मैं बस आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे आपकी और भाई की बहुत फिक्र हो रही है। वेदिका के डैड की आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। उन्होंने फौरन जवाब दिया, हम दोनों ठीक है बेटा। वेदिका ने अपने डैड से कहा, डैड, मैं कुछ बड़ा प्लान कर रही हूँ। हो सकता है मुझे आगे आपकी और भाई की जरूरत महसूस हो। आप प्लीज इस नंबर पर लौट कर कॉल मत करना। जब भी वक्त मिलेगा मैं खुद आपको कॉल करूंगी। इधर मासी जी ने नोटिस किया कि वेदिका ने 20 मिनट बोले थे, लेकिन अब समय आधे घंटे से ऊपर हो गया है। मासी जी ने वेदिका को बुलाने के लिए अपने कदम उसके रूम की तरफ बढ़ा दिए थे। उन्हें सामने से वेदिका आती हुई नजर आई। मासी जी ने वेदिका को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, इतना वक्त क्यों लगा दिया? नीचे सब तेरा इंतजार कर रहे हैं बेटा। मेहंदी लगानी है ना तुझे? वेदिका ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, जी मासी जी, बस थोड़ा तैयार हो रही थी, चलिए। लेकिन मासी जी ने उसकी आंखों में हल्की बेचैनी को महसूस किया। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी नजरें वेदिका पर टिक गई। सब कुछ ठीक तो है ना वेदिका? उन्होंने धीमे से पूछा। वेदिका ने जवाब दिया, हाँ मासी जी, सब ठीक है। लेकिन उसके दिल में हलचल थी। वेदिका के चेहरे पर अब कोई शिकन नहीं थी। वो पूरी तरह से नॉर्मल लगने की कोशिश कर रही थी। नीचे हॉल में लौटकर उसने फंक्शन का हिस्सा बनते हुए अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान ओढ़ ली।
उसके दोनों हाथों में और पैरों में खूबसूरत मेहंदी सजाई गई थी। मेहंदी की खुशबू पूरे मेंशन में फैल चुकी थी। ढोलक की थाप, हंसी ठिठोली और गीतों की गूंज ने माहौल को और खुशनुमा बना दिया। लेकिन इस हंसी मजाक के बीच वेदिका के मन में कुछ और ही चल रहा था। वो हंसी के पीछे छिपे अपने डर और प्लान को किसी से जाहिर नहीं करना चाहती थी। एसआर या फिर किसी को भी मेरी प्लानिंग का जरा भी अंदाजा नहीं होना चाहिए, उसने खुद से कहा। वहीं हॉल के एक कोने में अंबर चुपचाप बैठी थी। उसके चेहरे पर उदासी और बेचैनी साफ झलक रही थी। उसकी आंखों में सवालों की लड़ी थी, लेकिन वो उन सवालों का जवाब किसी से पूछ भी नहीं सकती थी। अंबर के दिल में हलचल मची हुई थी। उसने धीरे से खुद से बुड़बुड़ाया, आखिर भाई मुझे अभिमान से मिलने क्यों नहीं देना चाहते? ये दुश्मनी किस लिए? क्या हुआ था उनके बीच ऐसा जो ये खटास इतनी गहरी है? अंबर ने अपने हाथों की उंगलियों को आपस में कसकर दबाया। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने अपने मन में अभिमान की कही बात को याद किया। तुम्हारे भाई को सबकी लाइफ कंट्रोल करने का शौक है। वो ये भूल जाता है कि तुम्हारी भी अपनी लाइफ है। अपने खुद के फैसले लेने का हक तुम्हारे पास है। अंबर ने खुद से कहा। सही कहा था अभिमान ने। भाई को सबकी जिंदगी को अपनी मुट्ठी में रखने की आदत है, लेकिन इस बार यह फैसला मेरा होगा। मेरी जिंदगी का सबसे अहम फैसला है ये, और इसे मैं भाई के प्रेशर में नहीं लेने वाली। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने ठान लिया था कि अब उसे जवाब चाहिए। भाई की मर्जी से हटकर उसे खुद अपनी जिंदगी की सच्चाई जाननी होगी। जहां एक तरफ वेदिका फंक्शन का हिस्सा बनकर अपनी प्लानिंग को छिपाने की कोशिश कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ अंबर के मन में भी विद्रोह की भावना जन्म ले रही थी। वेदिका ने एक नजर अंबर पर डाली और उसकी आंखों में छुपी बेचैनी को पढ़ लिया, लेकिन उसने कुछ कहने की बजाय अपनी जगह पर बैठे बैठे इशारे से माहौल में शामिल होने के लिए कहा। मासी जी ने वेदिका की मेहंदी की तारीफ करते हुए बोला, बहुत सुंदर रची है मेहंदी। सच में तुम दोनों का पहला करवा चौथ एकदम स्पेशल होना चाहिए। वेदिका ने हल्के से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी प्लानिंग चल रही थी। फंक्शन लगभग खत्म होने वाला था। ढोलक की थाप धीमी पड़ चुकी थी और मेहमानों की गहमा-गहमी अब शांत हो चुकी थी। तभी एसआर की घर में एंट्री हुई। उसके चेहरे पर टेंशन और गुस्से की लकीरें साफ नजर आ रही थी। उसकी आंखों में वही कड़वाहट थी जो वो विक्रम मेहरा का नाम सुनने के बाद से अपने भीतर समेटे हुए था। हॉल में मौजूद सभी लोग एसआर को देखकर ठिठक गए, लेकिन एसआर ने किसी से बात करना तो दूर किसी की ओर देखा तक नहीं। उसकी नजरें सीधे उस शख्स पर टिकी हुई थी जिसे उसने खुद से सबसे ज्यादा करीब लाने की कोशिश की थी, वेदिका जो अभी अभी अपनी हथेलियों में लगी मेहंदी की तारीफें सुनते हुए हल्के हल्के मुस्कुरा रही थी। एसआर के कोल्ड और गुस्से भरे तेवर देखकर एक पल के लिए असहज हो गई। एसआर ने बस एक निगाह उसकी ओर डाली और बिना रुके अपने कमरे की तरफ चला गया। एसआर का यूं बिना कुछ कहे, बिना पलटे जाना वेदिका को खल रहा था। उसकी नजरें एसआर के ओझल होने तक उसका पीछा करती रही। उसने एसआर की पीठ को जाते देखा और उसे लगा कि जैसे उनके बीच की दूरी पहले से और ज्यादा बढ़ गई है। एसआर की ये बेरुखी और वेदिका के चेहरे पर आई मायूसी को भांप लिया था। उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि दोनों के बीच का तनाव गहराता जा रहा है। मेहंदी का फंक्शन खत्म होते ही घर का माहौल धीरे धीरे शांत होने लगा। इन खुशी के लम्हों के बीच वेदिका का अपना दिल एक अजीब सी बेचैनी से घिरा हुआ था। उसने हल्के से एक लंबी सांस ली और अपने हाथों की मेहंदी को देखते हुए कमरे की तरफ चल पड़ी। जैसे ही वो कमरे की ओर बढ़ी, उसके दिमाग में एसआर का वो गुस्से से भरा चेहरा घूम गया। एसआर ने मुझे एक नजर देखा तो जरूर, लेकिन एक बार भी पलट कर नहीं देखा। क्या एसआर मुझसे नाराज है? उसके कदम धीमे थे और हर कदम के साथ उसके दिल में एसआर से बात करने की चाह बढ़ती जा रही थी। वहीं दूसरी ओर मासी जी ने फैसला कर लिया था कि एसआर और वेदिका के बीच बढ़ती इस दूरी को अब वो और बढ़ने नहीं देंगी। उनकी नजरों में ये दोनों सिर्फ गुस्से और ईगो के चलते एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। मासी जी ने ठान लिया था, इन दोनों के बीच की खटास खत्म करनी ही होगी। मुझे कोई और मौका देना होगा। एसआर और वेदिका चाहकर भी एक दूसरे से दूर ना रह सके। आखिर क्या चल रहा है मासी जी के दिमाग में? और ये विक्रम मेहरा और शौर्य गिल की कड़ियां कहां जाकर जुड़ने वाली हैं? क्या प्लान बना रही है वेदिका? और क्या अभिमान होगा कामयाब अंबर को उसके भाई के खिलाफ खड़ा करने में? जानेंगे कहानी के आगे के सफर में। सुनते रहिए कैंडिड अमन।